Hi everyone. We will start with the syllabus deconstruction of law of contracts for law optional UPSC. Right. So in this PDF, everyone will be included. Everything will be included. And first and foremost, certain essential readings which you might have done in your law school will be of Avtar Singh, Palak and Mullah, R.K. Bangia, which includes contract 1 and 2. Again, Avtar Singh for mercantile law, which includes SOGA, partnership, and the agency law at the same time. The Bare Acts, which I've used to prepare this document, is of course the Contract Act, the SRA, the Sales of Goods Act, and the other important and relevant acts for mercantile law as well. राइट। सिलेबस का ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं क्या क्या है। राइट। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पहला मॉड्यूल है उसमें ये बात करी गई है कि जो ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होता है, कैपेसिटी होती है और कंसेंट होता है, जो स्टार्टिंग के पार्ट्स है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, उसके विषय में यहाँ पे बात करी गई है। आफ्टर दैट देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट का अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड अगर होगा तो क्यों होगा, अगर इनवैलिडिटी है तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत वो इनवैलिडिटी है, और कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, उसके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। राइट। आप देख सकते हैं अब अ, मोबाइल्स का दौर है, तो ई कॉन्ट्रैक्ट्स और सेक्शन 10A जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसके विषय में हम कैसे बातें करेंगे और किस तरीके से हम उसका आंसर फ्रेम करेंगे, हमें वो भी देखना पड़ेगा। कोर के केसेस कौन से कार्लियल वर्सेस कार्बोनिक्स, जो स्मोक बॉल कंपनी का केस है, मोरी बीबी, जिसमें कोई माइनर है या नहीं है, उस विषय में बात करी गई है, उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर का केस है, फेल्टहाउस बिंडले का केस है। राइट। एक और मॉड्यूल जो अगली है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होता है नहीं होता है, प्रॉमिस रेसिप्रोकल है या नहीं, वो है या नहीं, उसके बारे में हमें इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा ये बात समझने के लिए। आफ्टर दैट देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्जिंग द कंटेंट, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के बीच में तो वो डिस्चार्ज कब होगा, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट कब हो जाता है, ब्रीच कब होगा कॉन्ट्रैक्ट का, दो कॉन्ट्रैक्ट मर्ज कब हो जाते हैं। तो इन सब के विषय में भी क्वेश्चन आ रखे हैं पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे, अब मैं साथ-साथ कराऊँगा अभी आने वाले लेक्चर्स में, तो वो आप देख सकते हैं। कोर केसेस कौन से होंगे? टिलर वर्सेस कैल्डवेल हो गया, हैडली वर्सेस बेक्सेंडेल का केस हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट है कॉन्ट्रैक्ट लॉ की। अगला जो होगा, व्हिच विल बी इन रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल 3, those are the special contracts under the Contract Act and other mercantile laws as well, which include SOGA, agency, मॉडर्न हुक्स। इसमें हमें ये देखने पड़ेंगे कि कंज्यूमर लॉ किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंतर्गत, हमें ये देखना पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट, पहले टॉपिक पे हम जाते हैं, जो है फॉर्मेशन एंड वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना होगा, डिकंस्ट्रक्ट मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। राइट। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि कंसेंसस और कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमें ये समझना पड़ेगा। राइट। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है अंडर सेक्शन 10, इट रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट पार्टीज, यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि दो कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड बी फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम एज वेल। राइट। Then after that there is offer and acceptance. It must be absolute and unqualified, and communication rules matter for both face to face and electronic dealings. Always remember that. Right. I will be sending you this PDF as well, so no need to worry upon it. Right. Then section 2 and section 7 are the foundational sections of Indian Contract Act, which includes proposal, promise, agreement, and the standard of assent. Right. Then there is the concept of e-contracts, which are recognized by Section 10A of the IT Act 2000. Right. Then we have the prospects of consideration, capacity, and consent. The three C's, the holy trifecta, the three C's, which are consideration, capacity, and consent. ये तो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। राइट। इसमें हमें देखना है कि कंसिडरेशन जो होनी चाहिए वो लॉफुल होनी चाहिए। कैपेसिटी है, अगर मैं एक छोटे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जा रहा हूँ तो क्या उसके गार्जियन का कंसेंट है या नहीं, तब कैपेसिटी मानी जाएगी, क्योंकि अगर 18 से अंतर्गत या 18 से नीचे का कोई इंसान होगा तो उसमें कैपेसिटी मानी नहीं जाएगी। जो माइनर्स होते हैं और जो अनसाउंड माइंड के पर्सन्स होते हैं, जो डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं, वो फुल कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी लैक करते हैं क्या अंडर सेक्शन 11 के अंतर्गत, वो हमें देखना पड़ेगा, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। राइट। देन अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिसेंडेड बाय द एग्रीव्ड पार्टी एंड अ वॉइड एग्रीमेंट नेवर बिकम्स एनफोर्सिएबल। अगर एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड है, अगर मैं किसी 5 साल के बच्चे के साथ एग्रीमेंट लिख रहा हूँ या कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ,
तो वो वॉइड ab इनिशियो होगा, अगर उसके उसके गार्जियन का कोई हामी नहीं भरी गई है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ द थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट। देन वी हैव द प्रोस्पेक्ट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल ज़ोन्स एज़ वेल, राइट? कि कब वॉइड होता है कॉन्ट्रैक्ट और कब वॉइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट, हमें ये भी समझना पड़ेगा, राइट? जो सेक्शन 23 है और जो रिलेटेड प्रोविजंस है उसके अंतर्गत, they talk about invalidation of unlawful object, the public policy problems which are previously inherited under the prospects of void and voidable zones. We have to see that as well. Then we have to check how section 25 and 23, how section 25 creates main exceptions under the contract act. Then the section 26 to 30 cover restraint of marriage, trade, legal proceeding and wagering. तो wagering of contracts भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये भी बात करी गई है कि यूनिलेटरल ऑफर जो होगा और जो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट होगा वो किस तरीके से होनी चाहिए, राइट? ये सारे केसेस मैं आपको जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्लासेस होंगी उन्हें भी समझाऊंगा। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो ये तो आवश्यक है कि आप ये सब चीज़ें पढ़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? मोहरी बीबी का केस है, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस है और फेल्टहाउस वर्सेस बिडले का केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। After that, we'll go to the next topic, under which the prospects of performance, discharge and remedies come into play, right? जो performance of contract का जो prospect है वो section 37 के अंतर्गत dealt है, section 37 to 67 के अंतर्गत dealt है, right? हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जॉइंट प्रोमिसेस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं और टाइम एंड प्लेस का प्रोस्पेक्ट कहाँ से क्रिएट होता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में, राइट? जो परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस टेंडर हुआ है, वो जेन्युइन तरीके से होना चाहिए, हमें ये भी समझना पड़ेगा। ये सब इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं लाइन बाय लाइन। ये मैंने आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस पीडीएफ को बनाया है ताकि आपको समझ आते रहे साथ-साथ कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है? अगर आप जो इनके रीसेंट इस प्रोस्पेक्ट्स में अगर कोई रीसेंट जजमेंट है, उसको आप अपनी आंसर राइटिंग में इंक्लूड करेंगे तो आपका ही काफ़ी फ़ायदा होगा। वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे करना होगा आगे चलते समय में। राइट? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट रूल्स ऑफ़न अपीयर इन प्रॉब्लम क्वेश्चंस, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? कि जो क्वेश्चंस हैं, उसके अंतर्गत ये किस तरीके से अराइज़ होती हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट? कॉन्ट्रैक्ट जो हो चुका है, वो डिस्चार्ज कैसे होता है, वो खत्म कैसे होता है जब उसके जो प्रोमिसेस हैं, वो फुलफिल कर दिए जाते हैं, राइट? जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट कैन एंड बाय परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स, इट कैन एंड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट व्हिच shall be prevalent there. It can end through novation, rescission, and alteration, frustration or breach, which is there. which is there, ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कई भी चीजें हैं। देन सेक्शन 56 एक प्रोस्पेक्ट को कवर करता है विच इज नोन एज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड फ्रस्ट्रेशन, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। इसके अंतर्गत भी काफी सारे पीवाईक्यूज आ रखे हैं कि अगर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, तो वो किस तरीके से डिस्चार्ज होगा, राइट? वो फ्रस्ट्रेट होगा या नहीं उसके बाद, तो वो हमें समझना पड़ेगा। द इवेंट मस्ट स्ट्राइक एट द रूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बात हमें समझना पड़ेगा, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट होगा। एंटिसिपेटरी ब्रीच अगर हो गई है कॉन्ट्रैक्ट की, राइट, दैट मीन्स इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रेपुडिएटेड बिफोर द ड्यू डेट इन सर्टेन सुटेबल केसेस, तब क्या होगा हमें ये भी समझना पड़ेगा, राइट? तो ये सब चीजें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अब रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है, राइट? अगर पार्टीज के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, राइट, तब रेमेडीज अवेलेबल रहती हैं। सो डैमेजेस विच आर देयर आर द प्राइमरी रेमेडीज की, जो डैमेजेस हुए हैं वो आपको वापस दे दिए जाए। द मेजर यूजुअली फॉलोज सेक्शन 73 एंड द रिमोटनेस प्रिंसिपल विच इज देयर, right? There is this concept of quantum merit which lets a party recover the value of work done when full contract performance fails in recognized situations, right? Very simple to understand, बस नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो क्या पता कुछ स्टूडेंट्स के लिए, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर होती है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किस तरीके से लगता है हमें ये देखना पड़ेगा। लैंडमार्क केसेस जो हैं, राइट, वो मैंने सारे लिख दिए हैं, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। देयर इज नो other option. If you don't read and for according to me, you have to know these cases by heart. It is as simple as that, right? Then
We'll go to the next topic, which is in respect to quasi contracts with and indemnity plus guarantee. Right? How quasi contracts, which are under sections 68 to 72, prevent unjust enrichment. Right? बहुत जरूरी है इनसे इन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेमनिटी और गारंटी से इंडिविजुअली क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियसली, राइट? तो इनके जो जो सब टॉपिक्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं ना, वो सब आपको पढ़ने ही है। देयर इज नो अदर ऑप्शन आउट ऑफ इट, राइट? इंडेमनिटी गारंटी का क्या-क्या होता है, प्रोस्पेक्ट इंडेमनिटी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लॉस के इंडेमनीफायर होता है, इंडेमनीफायर की राइट्स क्या-क्या अवेलेबल हैं, हमें ये भी समझना पड़ेगा। जो इंडेमनीफायर और जो श्योरिटी है या को-श्योरिटी जो क्रिएट हो रहा है, उसकी क्या-क्या राइट्स हैं, वो क्या-क्या करेगा, वो काफ़ी रेगुलरली आया है एग्ज़ाम में, तो वो हमें समझना पड़ेगा। सारे इंपॉर्टेंट केसेस मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। एग्ज़ाम हुक्स आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सेक्शन 71 सेक्शंस को जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ना, उनका तो आप टेबल बना लीजिए, ठीक है? टेबल बना लीजिए, राइट? इफ यू वांट राइट इन कमेंट्स आई विल सेंड यू द टेबल, राइट? ऑन द टेलीग्राम ग्रुप व्हिच वी विल बी मेकिंग नाउ, राइट? देन बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी रेगुलरली इनके प्रोस्पेक्ट में क्वेश्चंस आए हैं, राइट? बेलमेंट क्या होता है कि किस तरीके से बेलमेंट में डिलीवरी का इन्वॉल्वमेंट है, राइट? जो इवेंचुअली which is eventually for the purpose of return or disposal, and after that purpose is completed, the prospect of bailment is ended, right? So that is one thing, rights and duties क्या-क्या हैं bailment और सॉरी बेलर और बेली की, ये हमें समझना है। सीधे-सीधे 5 या 10 नंबर के जो क्वेश्चन्स आते हैं उसके अंतर्गत ये आते हैं, राइट? एजेंसी के बेसिक्स क्या-क्या हैं? एजेंसी क्रिएट्स अथॉरिटी टू एक्ट फॉर अनदर, actual, apparent, and ostensible authority must be distinguished. Always remember that. जो प्रोस्पेक्ट रैटिफिकेशन का, सब एजेंट का या एजेंट्स की जो ड्यूटी है टू अकाउंट एंड द प्रिंसिपल्स लायबिलिटी आर ऑल हाई फ्रीक्वेंसी थीम्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट? ये एजेंसी के बेसिक्स हैं, इस बात का ध्यान रखना। देन द प्रोस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 299 रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, राइट? जो अल्ट्रा वायर्स पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स है, दे आर अनएनफोर्सिएबल एज कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू restitution they may arise in suitable cases, always remember that, right? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन 299 का प्रोस्पेक्ट हमें याद रखना है। अगर ये आया तो हमें जो इंट्रो डालना है उसी में ही 299 का प्रोस्पेक्ट लिखना होगा, राइट? केस बुक्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। जो हमें लास्ट टॉपिक्स कवर करने हैं उसका मैं डिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे अब बता रहा हूँ। सोगा और जो सारे स्पेसिफिक एक्ट्स है ना, इनका भी मैं डिफरेंट वीडियो लाऊंगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा उसके बारे में, राइट? तो जो सोगा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1938 गवर्न्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, राइट? जो कंडीशंस है, वारंटीज हैं, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, किस तरीके से होती हैं, नियम और डेट एक्सेप्शंस जो दी गई हैं उस समय, वो किस तरीके से गवर्न होती है, हमें ये पढ़ना पड़ेगा। देन द प्रोस्पेक्ट ऑफ एसआरए, राइट? जो 2018 का अमेंडमेंट हुआ था, हमें ये समझना पड़ेगा। तो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं अगर, तो आपको वो भी पढ़ने पड़ेंगे। रेगुलरली न्यूज़पेपर देखते रहिएगा, या जो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं वो भी मैं वापस शुरू करने वाला हूँ, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी, राइट? स्पेसिफिक रिलीफ, हाउ इट प्लेज़ अ सेंट्रल रोल इन एनफोर्समेंट, हमें ये समझना पड़ेगा, राइट? देन जो पार्टनरशिप और मॉडर्न लिंक्स हैं, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि पार्टनरशिप रेस्ट्स ऑन म्यूचुअल एजेंसी, प्रॉफिट शेयरिंग एंड रिलेशन बिटवीन पर्सन्स कैरिंग ऑन बिज़नेस फॉर ऑल। जो पार्टनरशिप का है ना, पार्टनरशिप का मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो दे दूँगा बना के, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, वो बहुत रहेगा पार्टनरशिप के लिए। वो नो नीड टू वरी अपॉन इट। दीज़ आर द केस हुक्स, मतलब कौन से केस पढ़ने हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय।